हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। इस चैप्टर में हम लोग मेनली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले नेटिव पीपल यानी कि मूल निवासियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 18th सेंचुरी से यूरोप के इमाइग्रेंट लोग यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो लोग साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड में जाके बसने लगे। और इससे हुआ ये कि जो लोग मूल निवासी थे इन जगहों का, उनको मजबूरन हटना पड़ा। और ये जो यूरोपियन सेटलमेंट था इसको कॉलोनीज कहा गया। आप देखोगे कि सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि 19 और 20 सेंचुरी में एशियन भी माइग्रेट यानी कि अपने कंट्री से दूसरे इन सारे कंट्रीज में जाके बसने लगे। और आज देखा जाए तो इन कंट्रीज में यहाँ के मूल निवासी कम हैं और यही यूरोपियंस और एशियन भरे पड़े हैं। एक तो ये मूल निवासी शहरों में ज्यादा दिखते नहीं हैं और ऊपर से ये भूल गए हैं कि कभी इस देश का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं के कब्जे में हुआ करता था। और यहाँ के अनेक नदियाँ और शहरों का नाम पुराने नामों से ही ड्राइव किया गया है। तो चलिए अब हम लोग उन सोर्स को पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से आज हम लोग अमेरिका और ऑस्ट्रिया के नेटिव पीपल के बारे में समझ पाए। तो इस जानकारी के मेनली 3 सोर्स हैं। पहला है ओरल हिस्ट्री ऑफ नेटिव्स, मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के मुंह के द्वारा जो बताए गए हमारे पास हिस्ट्री है उनसे हमको पता चलता है। दूसरा है हिस्टोरिकल एंड फिक्शनल वर्क रिटन बाय नेटिव्स, मतलब नेटिव द्वारा हिस्टोरिकल और फिक्शनल रिटन जो चीज है उनसे भी हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। और तीसरा है गैलरीज एंड म्यूजियम ऑफ नेटिव आर्ट्स। दरअसल आज की कई सारे गैलरीज और म्यूजियम में इन नेटिव्स के आर्ट्स रखे हुए हैं जो कि इन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है यूरोपियन इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें एक पावरफुल स्टेट दूसरे कमजोर स्टेट पे कब्जा करता है। एक्चुअली जो स्पेन और पोर्तुगल एम्पायर था जो कि अमेरिका में था वो 17th सेंचुरी के बाद एक्सपेंड नहीं हुआ, जिसके वजह से फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसी दूसरे देशों को अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी फैलाने का और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया पे कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने का मौका मिला। आयरलैंड भी वर्चुअली इंग्लैंड का ही कॉलोनी माना जाता है क्योंकि वहाँ के बसे हुए ज्यादातर लोग अंग्रेज थे। 18th सेंचुरी से ये बहुत साफ साफ दिखाई देने लगा कि प्रॉफिट होने की संभावना ने ही लोगों को कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जो कंट्रोल स्थापित किया गया उसके नेचर में हमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट वेरिएशन देखने को मिले। जैसे साउथ एशिया में ट्रेडिंग कंपनीज जैसे कि द ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों का था, पहले उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर में बदला, फिर लोकल रूलर्स को हराया और उनके टेरिटरी पे कब्जा करके अपना विस्तार किया। उन्होंने पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि पहले से ही वेल डेवलप्ड था उसको जारी रखा और लैंड ओनर से टैक्स वसूलते रहे। बाद में इन्होंने अपने ट्रेड को और इजियर बनाने के लिए रेलवे बनवाया, खदान खुदवाई और बड़े बड़े प्लांटेशन फील्ड भी स्थापित करवाए। और अगर अफ्रीका की बात की जाए तो सिर्फ साउथ अफ्रीका को छोड़ के बचे हुए पूरे अफ्रीका में यूरोपियंस समुद्री तट पर ही व्यापार किया करते थे। पर 19th सेंचुरी में इन्होंने अफ्रीका के अंदरी इलाकों में जाने का साहस किया। पर इसमें एक दिक्कत था। एक्चुअली यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि बहुत सारी कंट्री है और हर एक कंट्री ये चाहती थी कि वो अफ्रीका को अपना कॉलोनी बनाए। इसीलिए इन यूरोपियंस कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें अफ्रीका के अलग अलग भाग को इन अलग अलग कंट्रीज में बांट दिया गया। यहाँ पे उन लोगों के लिए जो एक जगह से दूसरे जगह बसने के लिए जाया करते थे उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया है जो कि है सेटलर। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि डच के लोग साउथ अफ्रीका में जाके बस गए थे इसीलिए डच को यहाँ का सेटलर कहा गया। वैसे ही आयरलैंड में ब्रिटिश को कहा गया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को अमेरिका का कहा गया। हालांकि इन सारे कॉलोनीज में इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज था पर कनाडा को छोड़ा के, जिसमें कि फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज था। इसके बाद हमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, कनाडा का नाम कनाडा पड़ा, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड पड़ा। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है नॉर्थ अमेरिका।
सो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के जियोग्राफिकल लोकेशन को पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये जान लो कि नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि नॉर्थ में आर्टिक सर्कल से साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक फैला हुआ है और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन से ईस्ट में अटलांटिक ओशियन तक फैला हुआ है। ये तो बात हो गई इसके एक्सटेंशन का। अब हम लोग इसके इंटरनल फीचर्स को देखेंगे। तो इस कॉन्टिनेंट में एक माउंटेन चेन है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन्स। इस माउंटेन के ईस्ट में अरिजोना और नोएडा नाम के एक डेजर्ट मिलेगा। अगर आप इसके और थोड़ा वेस्ट में जाओगे तो आपको एक सियरा नोएडा नाम के माउंटेन भी देखने को मिलेगा। और इसके ईस्ट में ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट लेक्स, मिसिसिपी, ओहियो और एप्लेचिन नाम के माउंटेन वैली देखने को मिलेगा। और इस कॉन्टिनेंट के साउथ में मैक्सिको है। अगर हम बात करें कनाडा का, जो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, वो 40% सिर्फ फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसके कई क्षेत्र में ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्स भी पाए जाते हैं। और इन सारे रिसोर्स के वजह से ही अमेरिका और कनाडा में बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्री मिलते हैं। आजकल तो कनाडा में गेहूं, मकई और फ्रूट्स बड़े पैमाने पे पैदा किए जाते हैं और फिशिंग एक मेजर इंडस्ट्री है। हालांकि यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री और बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर का विकास पिछले 200 साल में यूरोप, अफ्रीका और चीन के इमाइग्रेंट लोगों द्वारा किया गया है। और यूरोपियंस के जानकारी से हजारों साल पहले भी यहाँ पे यानी कि नॉर्थ अमेरिका में लोग रहा करते थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है द नेटिव पीपल्स। मतलब हम इस टॉपिक में नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका के सबसे पहले मूल निवासी लोग नॉर्थ अमेरिका में नहीं रहते थे, बल्कि ये लोग 30,000 साल पहले एशिया से आए थे। अगर आप ग्लोब को देखोगे तो रसिया और अलास्का के बीच एक बैरिन स्ट्रेट आता है, जो कि विंटर के समय अक्सर फ्रीज हो जाता है। और यही वो ब्रिज था जिसको पहली बार लोगों ने पार करके एशिया से अमेरिका आए थे। और 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान वो साउथ अमेरिका की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाले सबसे पुराने बनाए गए टूल में से एक था तीर का नोक, जो कि 11,000 साल पुराना है। और यहाँ पे तकरीबन 5,000 साल पहले जब क्लाइमेट स्टेबल हो गया, यानी कि जब आइस एज खत्म हो गया, तब यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ। फिर हमें इन नेटिव पीपल्स के बारे में बताया गया है। जैसे ये लोग नदियों के घाट के किनारे बने गांव में बैंड यानी कि ग्रुप बनाकर रहा करते थे। ये मछली और मांस खाते थे और सब्जी और मकई उगाते थे। ये लोग अक्सर मांस के तलाश में लंबा लंबा यात्रा किया करते थे, जिसमें इनको स्पेशली बाइसन यानी कि उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमा करती थी। पर ये लॉन्ग जर्नी और आसान हो गया 17वीं सेंचुरी से, जब इन मूल निवासियों ने घोड़सवारी शुरू की। ये घोड़ा स्पेनिश सेटलर से खरीदा करते थे, लेकिन ये लोग उतना ही जानवर को मारा करते थे जितना कि इनको भोजन के लिए जरूरत होती थी। इन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की भी कोशिश नहीं की। और चूंकि ये अपनी जरूरत से ज्यादा ना ही एग्रीकल्चर और हंटिंग किया करते थे, इसीलिए इन्होंने सेंट्रल और साउथ अमेरिका के तरह किसी किंगडम और एम्पायर का डेवलपमेंट नहीं किया। पर हाँ, कुछ एग्जाम्पल मिले हैं हमें जिसमें कबीले के लोग एक टेरिटरी को लेकर झगड़ा किया करते थे। पर एक लैंड पे कंट्रोल करना उनका मेजर इशू नहीं था, बल्कि वो लोग बिना ये फील किए हुए कि हमें एक लैंड को ओन करने की जरूरत है, वो इन जमीनों से मिलने वाले रहने की जगह और फूड से ही सेटिस्फाइड थे। इनके ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर ये भी था कि ये लोग एक दूसरे के बीच औपचारिक संबंध और फ्रेंडशिप बनाया करते थे और आपस में ही गिफ्ट को एक्सचेंज किया करते थे। पर इससे होता ये था कि उन्हें किसी भी चीज को खरीदना नहीं पड़ता था, बल्कि वो सब उन्हें गिफ्ट के तौर पे ही मिल जाता था। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लैंग्वेज भी बोले जाते थे। हालांकि ये लैंग्वेज कभी लिखी नहीं गई, पर उनका ये विश्वास था कि समय गोल गोल घूमता रहता है और हर कबीले के लोग अपने ओरिजिन और हिस्ट्री को बोल के और सुना के ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाया करते थे। ये लोग एक स्किल्ड कारीगर भी थे और खूबसूरत कपड़े भी बुनते थे। इन मूल निवासियों का एक और फीचर ये था कि ये लोग लैंड को पढ़ सकते थे। मतलब ये लोग आज के पढ़े लिखे लोगों की तरह ही वो लोग बिना पढ़े ही ये बता सकते थे कि क्लाइमेट कब कैसा होगा, यहाँ तक कि वो डिफरेंट लैंडस्केप को भी समझ सकते थे।
अब जो हमारा टॉपिक है वो है इनकाउंटर विथ यूरोपियंस। मतलब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि आखिर इन मूल निवासियों का यूरोपियन के साथ कैसे सामना हुआ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस दिए गए बॉक्स को समझाया गया है। तो बेसिकली इसमें न्यू वर्ल्ड के नेटिव पीपल के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है अब ऑरिजिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए यूज किया जाता था। दूसरा है अमेरिका इंडिया, एमरिंड या फिर एमर इंडिया, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइसलैंड के मूल निवासियों के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है फर्स्ट नोशन पीपल्स, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा मान्यता दिए गए ऑर्गेनाइज्ड नेटिव पीपल के लिए यूज किया जाता है। और चौथा है इंडिजीनियस पीपल, जो कि उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि जन्म से ही उस जगह से बिलोंग करते हैं। और पांचवा है रेड इंडियन। एक्चुअली एक कोलंबस नाम के व्यक्ति ने इंडिया समझ के अमेरिका का खोज कर दिया था, और जब उन्होंने वहां पे ब्राउन लोगों को देखा तो उन्हें रेड इंडियंस बुलाने लगे। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं। दरअसल 17वीं सेंचुरी में 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद यूरोपियन नॉर्थ अमेरिका के तट पर पहुंचे, और जब उन्होंने देखा कि वहां के मूल निवासियों का बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग है तो उन्हें सुकून मिला, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव होते तो वो उनके लिए खतरा बन सकते थे। पर ये लोग स्पेनिश लोगों की तरह नहीं थे जो कि साउथ अमेरिका सिर्फ वहां के सोने के भंडार को देख कर आए थे, बल्कि ये यूरोपियंस लोग नॉर्थ अमेरिका में मछली और जानवरों का खाल का व्यापार करने के लिए आए थे, जिसमें इनको यहाँ के एक स्पॉट हंटर के द्वारा मदद भी मिली। और जब ये यूरोप के फ्रेंच लोग साउथ में मिसिसिपी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि ये अमेरिकन मूल निवासी लोग अक्सर इकट्ठा हुआ करते थे ताकि वो यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स और फूड आइटम जो कि किसी खास कबीले में ही मिलता था उसको आपस में एक्सचेंज यानी कि ट्रेड कर सके। आप देखोगे कि इन यूरोपियंस ने लोकल प्रोडक्ट के एक्सचेंज में इन मूल निवासियों को अलग अलग चीजों के बारे में बताया, जैसे ब्लैंकेट जो कि गर्मी और कंफर्ट प्रोवाइड करती थी, आयरन वेसल्स यानी लोहे का बर्तन जिसको उन्होंने अपने मिट्टी वाले बर्तनों की जगह पे यूज किया, गन्स जिसकी वजह से उनको जानवरों को मारने में आसानी हो गई, और अल्कोहल। एक्चुअली पहले ये लोग शराब के बारे में नहीं जानते थे, और जब ये जान गए तो जल्द ही इसके आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपियंस के लिए अच्छा था क्योंकि ये लोग उनसे शराब के बदले में उनका और कुछ मांग सकते थे। पर हाँ, इन यूरोपियंस को भी मूल निवासियों ने तंबाकू का आदत लगवाया था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल परसेप्शन। एक्चुअली 18th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियंस एक वर्ड को डिफाइन करते हैं जो कि है सिविलाइज्ड। पर ये लोग इस वर्ड को उन लोगों के लिए यूज करते थे जो कि पढ़े लिखे होते थे, जिनका ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होता था और जो अर्बनाइज्ड यानी कि शहरी थे। और क्योंकि अमेरिकन नेटिव के पास ये सब कुछ नहीं था इसलिए उन्हें ये लोग अनसिविलाइज्ड मानते थे। फिर हमें एक फ्रेंच फिलोसोफर के बारे में बताया गया है, जैन जैक्वस रूसो। ये उन मूल निवासियों का प्रशंसा किया करते थे जो कि इस करप्ट सिविलाइजेशन से दूर रहते थे। यूरोपियंस के द्वारा एक और वर्ड का यूज किया जाता था इन नेटिव पीपल के लिए जो कि है नोबल सैवेज, जिसका मतलब होता है जंगली लोग। फिर हमें एक और नया सोच देखने को मिलता है इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ पंक्तियों में, जिसमें इन्होंने कहा था कि नेटिव पीपल जंगल में रहते हैं जिसके वजह से इनके पास सोचने की क्षमता और अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का पावर बहुत ही कम होता है। भले ही रूसो और वर्ड्सवर्थ ने अपना अपना विचार रखा इनके लिए, पर ये दोनों लोग कभी भी इन मूल निवासियों से मिले नहीं थे। आप देखोगे कि नेटिव पीपल्स यूरोपियंस के साथ जो भी चीजें एक्सचेंज किया करते थे वो उनके लिए एक दोस्ती में दिया गया गिफ्ट होता था, पर दूसरी तरफ यूरोपियंस पीपल के लिए मछली और जानवरों का खाल एक कॉमोडिट्स यानी कि प्रोडक्ट जैसा होता था, जिसको वो मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में ले जाके बेच दिया करते थे। और इन प्रोडक्ट्स का दाम सालों साल बढ़ता रहता था क्योंकि ये दाम प्रोडक्ट के सप्लाई पर डिपेंड होता था। पर ये सब इन मूल निवासियों को समझ में नहीं आता था क्योंकि इनको बिल्कुल भी मार्केट का समझ नहीं था, बल्कि इनके लिए तो ये सब एक पहेली की तरह था। यूरोपियंस कभी कभी तो इनकी चीजों के बदले में बहुत ज्यादा सामान दे दिया करते थे तो कभी बहुत कम।
इन्हें तो इन यूरोपियंस के लालच को देखकर दुख भी हुआ करता था, क्योंकि ये लोग ज्यादा मात्रा में जानवरों का खाल हासिल करने के लिए अक्सर सैकड़ों वीवर को मार दिया करते थे। शुरुआत में तो यूरोपियंस सिर्फ व्यापार करने के लिए ही आए थे, पर फिर इनके पीछे पीछे लोग अमेरिका में बसने के लिए भी आने लगे। एक्चुअली 17वीं सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी के डिफरेंट सेक्ट होते थे, जो कि था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, पर इन दोनों में हमेशा ही लड़ाई हुआ करता था। तो जो लोग इस लड़ाई से दुखी थे वो अलग अलग जगहों पे भागने लगे। जैसे प्रोटेस्टेंट कंट्री से कैथोलिक और कैथोलिक कंट्री से प्रोटेस्टेंट अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। इनमें से बहुत सारे ने तो यूरोप छोड़ के एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए अमेरिका चले आए, और जब तक वहाँ की जमीनें खाली थी तब तक कोई समस्या नहीं आई। पर अब वो लोग धीरे धीरे अंदर की ओर यानी कि मूल निवासियों के गांव की ओर बढ़ने लगे थे। उन्होंने जंगल की सफाई करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने लोहे का औजार इस्तेमाल किया ताकि वो लोग खेती कर सके। फिर हमें जेफरसन के बारे में बताया गया है, जिनका एक ऐसे देश का सपना था जिसमें सिर्फ यूरोपियंस हो और उनके पास अपना अपना खेत हो, पर मूल निवासी जो कि अपने जरूरत के लिए ही सिर्फ फसल उगाया करते थे, ना कि बिक्री और मुनाफा के लिए, और जो जमीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, वो इन सब सारी चीजों को नहीं समझ पाते थे, और यही चीजें उन्हें जेफरसन के नजर में अनसिविलाइज्ड बनाती थी। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे ये कनाडा और यूएसए बना और एक्सपेंड हुआ। तो एक्चुअली ये कनाडा और यूएसए 18वीं सेंचुरी के अंत में वजूद में आए। आज जो आप पूरे कनाडा और यूएसए के एरिया को देखते हो, शुरुआती समय में इस एरिया का थोड़ा सा ही पोर्शन ये लोग कवर कर पाते थे। तो चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं कि आखिर कैसे ये यूएसए पिछले इन 100 सालों में एक्सपेंड हुआ। तो दरअसल पहले इन्होंने लैंड को खरीदा था, जैसे लुसियाना टेरिटरी को फ्रांस से और अलास्का को रसिया से। फिर बाद में इन्होंने लड़ाई करके भी अपना एक्सपेंशन किया था, जिसमें इन्होंने यूएसए के सदर्न पार्ट के ज्यादातर हिस्से को मैक्सिको से जीता था। पर ये सब करते समय किसी भी यूरोपियन के मन में ये ख्याल नहीं आया कि इन इलाकों के निवासियों का इजाजत ले लेनी चाहिए। जैसे जैसे ये लोग अमेरिका में घुसते चले गए, वैसे वैसे इन बेचारे मूल निवासियों को मजबूरन वेस्ट की तरफ घसकना पड़ा। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों ये यूरोपियन लोग अमेरिका में बसना चाहते थे। तो पहला और मेन कारण था एक जमीन को ओन करना। एक्चुअली ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ ऐसे सेटलर थे जो कि अपने घर के छोटे बेटे होने के कारण वो अपने फादर के संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, और इसीलिए वो अमेरिका आते हैं यहाँ के लैंड को ओन करने के लिए। फिर जर्मनी और स्वीडन और इटली से ऐसे लोग भी आए जिनका पूरा जमीन बड़े किसानों के हाथ में चला गया था, इसीलिए वो अमेरिका आते हैं एक नए जमीन को ओन करने के लिए। पोलैंड से भी कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको पयारी यानी कि चारागाहों में काम करना बहुत अच्छा लगता था, और जिनको अमेरिका का मैदान उनके अपने घर के स्टीपीज यानी कि घास के मैदान की याद दिला देती थी। और दूसरा कारण था प्राइस। उनको बहुत खुशी होती थी जब उनको ये बड़े बड़े संपत्ति और लैंड बहुत ही कम दामों में मिल जाती थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये लोग लैंड में क्या क्या चेंजेस किए। तो बेसिकली ये लोग जंगल को काट के अपने लिए लैंड क्लियर करते थे और फिर उस पे खेती किया करते थे। इन्होंने वीट और कॉटन जैसे फसलों को उगाया जो कि यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, जिसकी वजह से ये लोग इन फसलों को यूरोप में ऊंचे दामों में बेचा करते थे। इन लोगों ने अपने इस बड़े लैंड को जंगली जानवरों से जैसे कि भेड़ और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए इन जानवरों का हंटिंग किया करते थे, और जब तक किया करते थे तब तक कि इनका उस एरिया से प्रजाति खत्म ना हो जाए। पर जब 1873 में कांटे वाला तार का आविष्कार हुआ, तब जाके ये जानवर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। आप देखोगे कि इन यूरोपियंस को धीरे धीरे स्लेव यानी कि गुलाम की भी जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अमेरिका के सदर्न रीजन में बहुत ही गर्मी हुआ करती थी, जिसके वजह से यूरोपियंस के लिए बाहर काम करना मुमकिन नहीं था। और वो ये भी देख पा रहे थे कि गुलाम बनाए गए मूल निवासियों का बहुत ही बड़ी संख्या में मौत हो रही थी। इसीलिए वो अफ्रीका से, जहाँ बहुत गर्मी हुआ करती थी और वहाँ के लोगों को गर्मी सहने की आदत थी, वहाँ से स्लेव खरीदने लगे, और यहीं से स्टार्ट हुआ विद्रोह का। तो जो लोग इस दास प्रथा के खिलाफ थे वो लोग इनका विद्रोह करके इन सारी चीजों को बंद करवा दिया।
पर जो अफ्रीकन लोग पहले से ही अमेरिका में थे वो और उनके बच्चे गुलाम ही बने रहे। अगर देखा जाए तो अमेरिका के नॉर्थ स्टेट का अर्थव्यवस्था प्लांटेशन पे डिपेंड नहीं होता था, मतलब वहाँ स्लेव की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसके वजह से वहाँ के लोग इस दास प्रथा का विद्रोह करते थे और कहते थे कि ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, मतलब एक बहुत ही निर्दयी प्रथा है। तो 1861 से लेके 1865 तक जो लोग दास प्रथा को जारी रखना चाहते थे और जो लोग खत्म करना चाहते थे उनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि दास प्रथा को खत्म करने वाले लोगों की जीत हुई। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनेडियन गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम थी जो कि लंबे समय तक हल नहीं हुआ था और जो कि मूल निवासियों के समस्या से भी बहुत बड़ा था। एक्चुअली 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को हासिल किया था, पर वहां के रह रहे फ्रेंच लोग लगातार पॉलिटिकल स्टेट का मांग कर रहे थे, जो कि सिर्फ 1817 में कनाडा में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट स्थापित करने के बाद ही सॉल्व हुआ। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।